हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो भाई? एकदम जल्दी से बता दो। राधिका दिख रही है, साक्षी दिख रही है, स्वाति दिख रही है, साद आ गए। वेरी गुड। कनक, श्वेता। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, यानी बिजनेस करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है। और जिसमें हम लोगों ने एकल व्यापार पढ़ लिया था। एकल व्यापार के बाद हम लोगों ने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। फिर साझेदारी स्टार्ट कर दिया था, पार्टनरशिप स्टार्ट हो चुका था, और पार्टनरशिप के थोड़े बहुत पॉइंट्स भी हो गए थे, है ना। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की विशेषता क्या होती है, और महत्व क्या है, और क्या हानियां हैं, सीमाएं क्या हैं, ये सारी चीजें कवर हो गई थी। अभी हम लोगों का पार्टनरशिप पूरा एंड नहीं हुआ है, यानी बिजनेस का करने का जो तरीका होता है, पार्टनरशिप, साझेदारी, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि साझेदारी कितने तरह की होती हैं और साझेदार कितने तरह के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है। चलिए, राधे राधे बच्चा, राधे राधे सभी को। जय हिंद, जय कॉमर्स। ठीक है। साझेदारी संगठन के जितने भी मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, विशेषताएं जो होती हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। आज क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे साझेदारी संगठन के बारे में, थोड़ा सा और जानेंगे और देखेंगे कि साझेदार कितने तरह के होते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, साझेदार के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और साझेदारी कितने तरह की होती है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप जो होती है बेटा, वो भी कई प्रकार की होती है। तो साझेदारी के प्रकार, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ टाइम अगर रहेगा तो सहकारी संगठन हम लोग पढ़ेंगे। सहकारी संगठन जो होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे बोलते हैं, वो भी बिजनेस करने का एक तरीका होता है। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में साझेदारी के प्रकार में, साझेदारों के प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर भी कई तरह के होते हैं भाई। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी के साथ मिल करके व्यवसाय करने के बारे में सोच लिया और व्यवसाय स्टार्ट कर दिया, बिजनेस को शुरू कर दिया और पार्टनरशिप आपका बिजनेस है, तो वहां पर आपके पार्टनर जो हैं, जो साझेदार जो हैं, वो किस तरह के हैं। क्या वो स्लीपिंग पार्टनर हैं, क्या वो एक्टिव पार्टनर हैं, क्या वो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, या वो पैसा भी नहीं लगा रहे हैं और पार्टनर बने हुए हैं। तो इन्हीं प्रकारों के बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। तो भाई, सबसे पहले हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की दो कैटेगरी होती है। एक होता है पूर्ण साझेदार। ठीक है। पूर्ण साझेदार के भी कई प्रकार होते हैं। पूर्ण साझेदार का मतलब जिसे हम कंप्लीट पार्टनर बोलेंगे। एक बिजनेस में कंप्लीट पार्टनर जो पैसा भी लगा रहा है, जो रिस्क भी सहन करेगा, जो प्रॉफिट भी कमाएगा, ठीक है, और जो डिसीजन में भी हिस्सा लेगा। ठीक है। डिसीजन भी जो लेगा, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण साझेदार है, कंप्लीट पार्टनर है। ठीक है। तो कंप्लीट पार्टनर के जो टाइप है वो क्या है? सक्रिय साझेदार यानी एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब हो गया कि भैया ये पार्टनर तो कंप्लीट पार्टनर है। एक्टिव का मतलब हो गया कि बहुत एक्टिव होगा अपने बिजनेस में। एक्टिवली का मतलब हो गया कि पैसा लगा रहा होगा, है ना। पहला पॉइंट तो ये आ गया कि वे साझेदार जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सक्रिय साझेदार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त ये फर्म में क्या लगाते हैं? कैपिटल लगाते हैं बेटा, पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। और लाभ हो या हानि हो, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करते हैं जो अग्रीड अमाउंट में होता है, जो लिखे हुए अमाउंट में होता है, जो समझौता पार्टनर के बीच में किया गया है, उस समझौते के आधार पर लाभ या हानि को शेयर करेंगे। ठीक है। इनका उत्तरदायित्व क्या होता है बेटा? असीमित होता है। ये याद रखना, जितने भी एक्टिव पार्टनर होंगे उनकी जो लायबिलिटी होगी व्यवसाय के प्रति, वो असीमित होगी, अनलिमिटेड होगी।
मतलब अगर व्यवसाय बंद करना पड़ा तो व्यवसाय में जो एक्टिव पार्टनर है उनको अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ सकता है, अपने निजी संपत्ति को बेच करके दायित्वों को चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसे साझेदार फर्म के एजेंट होते हैं बेटा, फर्म के एजेंट होते हैं और दूसरे साझेदारों के भी एजेंट होते हैं। यानी एक अगर साझेदार ने बोल दिया कि ये काम करना है तो दूसरा साझेदार उस काम को करेगा। ठीक है, इसीलिए एजेंट होते हैं, अर्थात इनके द्वारा किए गए कार्य के लिए सभी साझेदार उत्तरदायी हो जाते हैं, उत्तरदायी हो जाते हैं। और इन्हें हम सामान्य साझेदार भी बोलते हैं और साधारण साझेदार भी बोलते हैं। मतलब मेन पॉइंट क्या याद रखना है बेटा, मेन पॉइंट याद रखना है, पहला पूंजी लगाते हैं। ठीक है, पूंजी निवेश करते हैं। ठीक है, चलो इसको साफ साफ लिख देती हूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पूंजी लगाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, लाभ या हानि, लाभ हो या हानि हो, शेयर करते हैं यानी बांटते हैं, लाभ हानि बांटते हैं। ठीक है, असीमित दायित्व होता है बेटा इनका, क्या होता है इनका, असीमित दायित्व होता है। अपनी निजी संपत्ति को बेच करके भी इन्हें ऋण को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, प्रबंध में हिस्सा लेते हैं बेटा, ये मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं, प्रबंध में हिस्सा लेते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजन लेते हैं। इन्हें सक्रिय साझेदार बोला जाता है या साधारण साझेदार भी बोला जाता है या सामान्य साझेदार भी कहा जाता है। तो ये मेन पॉइंट है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा सक्रिय साझेदार के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बेटा, ये सक्रिय साझेदार जो होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं पूर्ण साझेदार के प्रकार में। इसके बाद देखो, दूसरे जो पूर्ण साझेदार होते हैं वो किस तरह के होते हैं, निर्दालु अथवा थिथिल साझेदार, जिसे हम लोग कहते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब क्या हुआ, जो सोता रहे, मतलब जो दिन भर सोता रहे उसको हम लोग कहेंगे कि वो भी पार्टनर है। और किस तरह का पार्टनर है, सोने वाला पार्टनर है, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्लीपिंग पार्टनर का मतलब सोने वाला पार्टनर नहीं। स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं बेटा, ये पूर्ण साझेदार तो होते ही होते हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें निर्दालु कहा जाता है। निर्दालु मतलब नींद से आया है बेटा ये वर्ड। निर्दालु अथवा थिथिल साझेदारों का अभिप्राय है उन साझेदारों से जो अन्य साझेदारों की भांति पूंजी विनियोग करते हैं, पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी लगाते हैं, लाभ और हानि में भी हिस्सा लेते हैं, असीमित उत्तरदायित्व भी होता है इनका, परंतु ये व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। मतलब क्या हुआ मैम इस लाइन का, इस लाइन का मतलब हुआ बेटा प्रबंध में हिस्सा नहीं लेते हैं, प्रबंध में हिस्सा नहीं लेते हैं, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते, मैनेजमेंट के डिसीजन में निर्णय नहीं लेते हैं, ये निर्णय नहीं लेते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं। कैपिटल जितना लगा रहे हैं उस बेसिस पर जो लाभ होगा या कोई हानि हो गई उसको शेयर करेंगे, उसको बांटेंगे। ठीक है, जोखिम को भी वहन करेंगे और असीमित दायित्व भी इनका होगा। इसीलिए ये क्या है, पूर्ण साझेदार है, कंप्लीट पार्टनर है। लेकिन ये स्लीपिंग है। स्लीपिंग का मतलब हो गया जो निष्क्रिय हो, मतलब जो मैनेजमेंट में डिसीजन ना ले, डे बाय डे के डिसीजन में कोई उसका योगदान ना हो। क्या करना है बिजनेस में, कैसे करना है, कौन पार्टनर कितना रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सप्लायर से कब जाकर के डीलिंग करनी है, डीलिंग करनी भी है कि नहीं करनी है, ये सारे जो डेली के डिसीजंस होते हैं, निर्दालु साझेदार ये डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हिस्सेदारी नहीं लेते हैं।
इसीलिए इन्हें निर्दालु कहा गया है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद आता है तीसरा जो प्रकार होता है पूर्ण साझेदार में, गुप्त साझेदार। गुप्त 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 क्या है? गुप्त का मतलब समझते ही आप लोग, सीक्रेट, सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेसी जहां हो, गोपनीयता जहां हो, जिस साझेदार के बारे में लोगों को पता ही ना हो, आउटसाइडर को पता ही ना हो। तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, साझेदारी बिजनेस चल रहा है, तुम साझेदार हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक साझेदार जो है वो गुप्त साझेदार है, तुम्हारे साथ पैसा लगा रहा है, पैसा के साथ साथ लाभ और हानि को भी बांट रहा है, जोखिम को भी बांट रहा है, उसकी असीमित दायित्व भी है, लेकिन थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी उस साझेदार के बारे में बिल्कुल नहीं जानती है, कुछ भी नहीं जानती है। उसको, तीसरी पार्टी को पता ही नहीं है कि मिस्टर एक्स जो है वो भी आपके इस ABC लिमिटेड में एक साझेदार हैं। तो मिस्टर एक्स क्या हो गए? मिस्टर एक्स हो गए गुप्त साझेदार। ठीक है, तो वह साझेदार जिसके फर्म के साथ संबंध की आम जनता को जानकारी ही नहीं होती है, वो गुप्त साझेदार कहलाता है। इसकी शेष विशेषताएं अन्य साझेदारों के समान ही होती हैं, मतलब ये पूंजी भी लगाता है, लाभ और हानि में भी हिस्सेदारी रखता है, प्रबंध में भी ये साझेदार भाग लेता है, और इसका दायित्व जो होता है वो भी असीमित होता है। बस अंतर क्या है? अंतर इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक गुप्त साझेदार है। अच्छा सोचो जरा, दिमाग लगाओ, कोई गुप्त साझेदार, साझेदार का मतलब है कि कहीं, देखिए बच्चा, इसके बाद क्या है? इसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है साझेदारों की, और वो क्या है? अपूर्ण साझेदार। अपूर्ण साझेदार का मतलब है कि कहीं ना कहीं यह अपूर्ण है, मतलब कंप्लीट पार्टनर नहीं है किसी फर्म में। ठीक है, अच्छा, ताकि बिजनेस और अच्छा हो? नहीं भैया, पहले लोग अपने फायदे के बारे में भी सोच। हम मात्र के साझेदार बेटा पहला जो अपूर्ण रहे हैं, अपना बिजनेस तो चला रहे हैं लेकिन अपना नाम दूसरों को नहीं बता रहे हैं। हाँ, तो नाम मात्र के साझेदार बेटा, पहला जो अपूर्ण साझेदार आता है वो होता है नाम मात्र के साझेदार, जिसे कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। नाम मात्र के साझेदार का मतलब क्या है? ऐसे साझेदार जो ना तो पूंजी लगाते हैं बेटा, क्योंकि इनकम्प्लीट साझेदार हैं, ये पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये लाभ और हानि में हिस्सा भी नहीं लेते हैं, इन्हें ना तो प्रॉफिट चाहिए ना इन्हें लॉस चाहिए बिजनेस का, और ना ही ये व्यवसाय में संचालन में कोई भूमिका निभाते हैं, मतलब मैनेजमेंट के डिसीजंस में भी इनका कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति को फर्म में साझेदार उसकी व्यक्तिगत साख, पर्सनल गुडविल का लाभ उठाने के लिए लिया जाता है। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसका समाज में एक अच्छी छवि पहले से ही है। ठीक है, अब इस छवि का लाभ उठाने के लिए किसी पार्टनर्स ने या किसी पार्टनरशिप फर्म ने उनका नाम यूज किया, और जनरल पब्लिक को ये बताया कि वो भी हमारे यहाँ एज अ पार्टनर है। ठीक है, और किस तरह के पार्टनर हैं? नॉमिनल पार्टनर हैं, नाम मात्र के साझेदार हैं। ठीक, तो उनका गुडविल का, उनका पर्सनल गुडविल का लाभ उठाने के लिए लिया जाता है, उनका नाम यूज किया जाता है, और इस प्रकार के साझेदार का फर्म के साथ कोई सीधा संबंध तो ना होते हुए भी अन्य पक्षकारों के प्रति यह ठीक उसी प्रकार से उत्तरदायी होता है जैसा कि सक्रिय साझेदार होते। मतलब कि भैया नाम मात्र के साझेदार का दायित्व क्या होता है? का दायित्व क्या होता है भाई? असीमित होता है, असीमित होता है, ये जरूर याद रखिएगा। मतलब ये बात हो गई ना कि लेना देना कुछ नहीं, और जब कर्ज चुकाने की बात आई तो मेरे सर पे डाल दिया, नाम मात्र के साझेदार के सर पर डाल दिया। अब जरा तुम ही लोग सोचो
कि कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नाम मात्र का साझेदार बनना चाहेगा जब उस व्यवसाय में उसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब उसने पैसा भी नहीं लगाया है, लाभ और हानि से भी उसको कोई मतलब नहीं है, प्रबंध में भी हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन सिर्फ साझेदारों के कहने पर उसने अपना नाम बोला कि भैया आप ठीक है मेरे नाम का यूज कर लो, प्रयोग कर लो। लेकिन जब बिजनेस बंद हुआ, किसी कारण से बिजनेस को बंद करना पड़ गया और बिजनेस के बंद होने पर बहुत ज्यादा लॉस हुआ, कर्ज को चुकाने के लिए संपत्तियों को बेचने के बाद भी अब नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में जो नाम मात्र का साझेदार था उसको भी पकड़ लिया गया, उसको भी पकड़ के लाया गया और कहा गया भैया क्योंकि आपका नाम भी हमने प्रयोग किया है अपने साझेदारी संगठन में, अतः आपका भी दायित्व क्या हो जाएगा, असीमित हो जाएगा। अगर फर्म की संपत्तियों को बेचने के बाद भी हम लोन को अदा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको अपनी घरेलू संपत्ति को भी हमारे लिए बेचना पड़ सकता है। लो भाई, मतलब किया दिया कुछ नहीं और भर गए सब कुछ। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा क्यों होता है, कोई व्यक्ति अपना नाम क्यों देता है बेटा, पर्सनल अफेक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे जो फादर हैं, मान लो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही उनका नाम रहा, ठीक है, और मेरे फादर ने एक बिजनेस चलाया था जो बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ अपना स्टार्ट करूंगी, तो मैंने अपने फादर से कह दिया कि आपकी गुडविल, आपकी इमेज बहुत अच्छी है पापा, तो आप ऐसा करो कि आप मेरे साथ नाम मात्र के साझेदार बन जाओ, आप, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, आप भी मेरे बिजनेस से कुछ ज़्यादा मतलब मत रखिएगा, बस आपका नाम मैं यूज़ करूंगी कि आप हमारे यहाँ एज अ नॉमिनल पार्टनर हैं। तो इस अफेक्शन की वजह से, व्यक्तिगत इंटरेस्ट की वजह से मेरे फादर ने मुझे अपना नाम मुझे यूज़ करने के लिए दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इस वजह से नाम मात्र की साझेदारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ मुख्य प्रश्न यह उठता है कि कोई भी व्यक्ति बिना हित के तो इस तरह की साझेदारी को क्यों स्वीकार करता है। तो इस प्रश्न का यही उत्तर होता है कि व्यक्ति फर्म से किसी विशेष लगाव के कारण ही साझेदार बनने के लिए तैयार होता है। जैसे बेटे द्वारा चलाए जा रहे कोई व्यवसाय में पिता का नाम साझेदार के रूप में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बात आ गई सब। लाभ और हानि, हाँ बेटा ये जुड़ता है ना, होते हैं जिनका कोई प्रदर्शन द्वारा साझेदार। इसके बाद देखो, इसके बाद बेटा दूसरा जो प्रकार होता है अपूर्ण साझेदार का, वो होता है प्रदर्शन द्वारा साझेदार, पार्टनर बाय एस्टोपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। ये क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, ये भी अपूर्ण साझेदार है, मतलब ये ना तो पैसा लगा रहे हैं, ना बिजनेस में लाभ और हानि को शेयर करेंगे, ना ही होने वाले जोखिम को ये बांटेंगे। लेकिन 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 देखो, जब कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार ना होते हुए भी कहे गए शब्दों अथवा किए गए आचरण, किए गए व्यवहार के द्वारा ऐसा प्रदर्शित करता है कि वह साझेदार है, वह पार्टनर है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहते हैं। मतलब उसके प्रदर्शन से लगता हो कि वह भी किसी फर्म में एक्टिव पार्टनर है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है, यहाँ मुख्य बात यह है कि यदि कोई अन्य पक्षकार उसके इस तरह के प्रदर्शन के कारण ही फर्म को ऋण दे देता है या लोन दे देता है, तो यह साझेदार भी अन्य साझेदारों की भांति ही ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा साझेदार बाद में अपने कथन की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता है। अब थोड़ा इसको बड़े ही सिंपल से वर्ड्स में समझा दूंगी तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, प्रदर्शन द्वारा, ये है एक पार्टनर, ठीक है, ये एक पार्टनर है और ये इसके साथ एक और पार्टनर है, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। ए और बी जो है दोनों मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं जिसका नाम है ए बी। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज कम है, ए का जो टेक्निकल नॉलेज है वो थोड़ा कम है। बी क्या है, बी थोड़ा सा कहीं किसी वजह से आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब विदेशी यात्रा पर है, फॉरेन गया हुआ है बी। ठीक है, अब ए को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है अपनी फर्म के लिए,
थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पार्टी से, किसी तीसरे पक्षकार से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है अपनी फर्म के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है भाई, एक नई मशीन परचेस करनी है, एक नई मशीन परचेस करनी है। ठीक है। अब क्योंकि टेक्निकल नॉलेज ए को बहुत कम है, ए उतनी जानकार नहीं है, ए को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं कि कौन सी मशीन खरीदी जाए, कितना प्रॉफिट आएगा उस मशीन को परचेस करने से, इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ए की एक फ्रेंड है, ए की एक फ्रेंड है जो कि अभी जस्ट फॉरेन से लौट करके आई है, रिटर्न होके आई है। ठीक है, उसका नाम रख देते हैं, ये है फ्रेंड उसकी, ये उसकी फ्रेंड है। ठीक है, जो आई है इसका नाम सी है। ठीक है, फॉरेन से आई है और उसके पास बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड सारी के सारे नॉलेज रखा हुआ है। ए ने फोन किया सी को, ए ने सी को फोन किया कि यार मेरा ए बी लिमिटेड एक फर्म है जिसमें मुझे एक मशीन खरीदनी है, जापानीज मशीन है और जापान से रिलेटेड मतलब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है मशीन का, बट यार तुमको बहुत अच्छे से नॉलेज है क्योंकि तुमने तो ये पूरा प्रोग्राम किया हुआ है, तो ऐसा करो मेरे बिहाफ पर, मतलब मेरे लिए तुम चली जाओ थर्ड पार्टी के पास। ठीक है, एक कंपनी के पास चली जाओ और वहां पे जा करके मेरे फर्म के लिए काम करो, मतलब मेरे फर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट को देख लो कि सही है कि नहीं है, और सब कुछ तुम्हें ठीक लगता है तो मेरे बिहाफ पर साइन कर देना। मेरे बिहाफ इन द सेंस कि ए बी लिमिटेड के बिहाफ पर साइन कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर देना अगर सब कुछ ठीक लगेगा तो। अब यहाँ पर सी क्या हो गई, सी थर्ड पार्टी के लिए क्या हो गई, साझेदार हो गई। किस प्रकार की साझेदार हो गई, प्रदर्शन द्वारा साझेदार। मतलब सी न तो पैसा लगा रही है, सी न तो लाभ लेगी ना हानि लेगी, लेकिन सी ने ए बी लिमिटेड के बिहाफ पर जा करके एक कॉन्ट्रैक्ट को देखा और उसको सब कुछ ठीक लगा तो उसने साइन कर दिया, उसने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पर ए बी लिमिटेड के बिहाफ पर, और ए को बता दिया कि सब कुछ ठीक है और तुम इसके साथ डील आगे कर सकती हो, मैंने अप्रूव कर दिया है तुम्हारे बिहाफ पर। ठीक, तो यहाँ पर सी क्या हो गई, यहाँ पर सी हो गई बेटा प्रदर्शन द्वारा साझेदार, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, क्योंकि सी ने ये दिखाया थर्ड पार्टी को कि वह ए बी लिमिटेड के लिए आई है और बहुत सही से मतलब ए और बी दोनों के बारे में अच्छे से जानती है, तो थर्ड पार्टी को लगा कि यह भी एक साझेदार होंगी फर्म की। ठीक, अब ऐसे केस में ध्यान से सुनना, ऐसे केस में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद मतलब फर्म को बंद करना पड़ गया, मतलब फर्म नहीं चला, वो जो मशीन थी बहुत खराब क्वालिटी की थी, किसी वजह से फर्म को बंद करना पड़ गया। और फिर क्या हुआ, फिर ए बी लिमिटेड को ने फर्म को बेचा, फर्म की संपत्तियों को बेचा, और उसको बाद में पता चला कि बेचने के बाद भी कुछ कर्ज है जो कि चुकाना अभी पड़ रहा है। सी को भी, सी की क्या हो गई, असीमित दायित्व हो जाएगी, सी का भी यहाँ पे असीमित दायित्व हो जाएगा बच्चा, क्योंकि सी ने भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को क्या दिखाया था कि वह भी एक पार्टनर है, वह भी एक साझेदार है, तो सी की भी दायित्व असीमित हो जाती है। ये याद रखिएगा, यानी जितने भी तरह के पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या एक्टिव पार्टनर ना हो, चाहे वो सक्रिय पार्टनर हो या निर्दालु पार्टनर हो, चाहे वो प्रदर्शन द्वारा साझेदार हो, सभी का दायित्व क्या हो जाता है, असीमित हो जाता है। मगर वो पैसा नहीं लगाते हैं, ये पैसा नहीं लगाते हैं, ये कंपनी के लाभ और हानि को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन यह थर्ड पार्टी को दिखाते हैं कि हम भी साझेदार हैं। ठीक है, बिजनेस को बंद तो आपकी भी तो वहां ये कितने प्रकार के रखना पड़ गया। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं बच्चा लोग, अब साझेदारी के भी प्रकार होते हैं।
अब तक तो हमने साझेदारों के प्रकार देखे, अब साझेदारी के प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये कौन कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार के हैं? देखो, अवधि के आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर बेटा, अवधि के आधार पर भी होते हैं ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी, और देयता के आधार पर, देयता का मतलब दायित्व के आधार पर, लायबिलिटी के आधार पर सीमित साझेदारी और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। तो ये दो प्रकार होते हैं मेनली। पहला क्या हो गया बेटा, अवधि के आधार पर, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका दायित्व के आधार पर। अब हम पहले बात करेंगे अवधि के आधार पर। पहला जो होता है ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब पहले समझो। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। तो अवधि के आधार पर वर्गीकरण करते हैं हम लोग ऐच्छिक साझेदारी। ये साझेदारी तब तक चलती रहती है जब तक साझेदार चाहे, जब तक पार्टनर चाहे। अगर किसी पार्टनर को लगता है कि नहीं, उसे नोटिस दे करके जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो साझेदारी वहीं पर समाप्त हो जाती है, अन्यथा लंबे समय तक चलती रहती है। ठीक है, हाँ पोल होगा बेटा, थोड़े बहुत क्वेश्चन है। हाँ, ए बी सी लाभ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? ए और बी को मिलेगा, सी करो। मैं जब तक हमको लाभ देना, कोई भी साझेदारों की इच्छा से होती करके जा सकता है, छोड़ करके चला जाएगा, और उस वक्त साझेदारी भी खत्म हो सकती है। तो इस प्रकार की साझेदारी की रचना साझेदारों की इच्छा से होती है, और यह उस समय तक चलती रहती है जब तक कि अलग होने का नोटिस नहीं दे दिया जाता है। किसी भी साझेदार के द्वारा नोटिस देने पर यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद आता है विशिष्ट साझेदारी, स्पेसिफिक साझेदारी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, जब तक वो कार्य कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मान लो, जब तक वो काम चल रहा है तब तक साझेदारी भी, फर्म भी चलेगी। और जब वो प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसी टाइम साझेदारी भी खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा, फर्म भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो विशिष्ट साझेदारी का मतलब होता है साझेदारी की रचना यदि किसी विशिष्ट परियोजना यानी प्रोजेक्ट के लिए की जा रही हो, जैसे कोई भवन हो गया, कोई बिल्डिंग का निर्माण काम हो रहा है, उसके लिए कई लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, साझेदार बने हुए हैं, और जैसे ही बिल्डिंग बन जाएगी, जैसे ही वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, साझेदारी समाप्त हो जाएगी, फर्म समाप्त हो जाएगी। या कोई कार्य या फिर एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, जैसे हम 10 साल तक चलाएंगे तो 10 साल तक बिजनेस चलेगा, उसके बाद साझेदार चाहे तो रिन्यू करें, वरना वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए इसकी रचना की जाती है, बनाया जाता है, उसके पूरा होने पर अथवा अवधि की समाप्ति पर यह समाप्त हो जाती है, ये बंद हो जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद आता है दायित्व के आधार पर, देयता के आधार पर भी साझेदारी कई तरह की होती है, पार्टनरशिप कई तरह के होते हैं। सामान्य साझेदारी, जर्नल पार्टनरशिप। सामान्य साझेदारी में जितने भी साझेदार होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, सबका दायित्व क्या होता है? सभी साझेदार का जो दायित्व होता है, सभी साझेदार का दायित्व असीमित होता है, असीमित होता है, ये याद रखिएगा। अगर सामान्य साझेदारी है तो सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित एवं संयुक्त होता है, यानी आपस में मिलकर के भी वो कर्ज को चुकाते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पर भी, व्यक्तिगत लेवल पर भी हर एक साझेदार अपनी निजी संपत्ति को बेच करके भी कर्ज को चुकाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखो, साझेदारों को प्रबंध में भाग लेने का भी अधिकार होता है। जितने भी साझेदार होते हैं वो सभी साझेदार क्या होते हैं? साधारण साझेदार होते हैं, मतलब प्रबंध में भाग लेते हैं, सक्रिय साझेदार होते हैं। ठीक है, तथा उनके कृत्यों से अन्य साझेदार तथा फर्म आबद्ध होती है, मतलब वो क्या होते हैं? एजेंट होते हैं, एक दूसरे के एजेंट होते हैं साझेदार। और ऐसे फर्म का पंजीयन भी ऐच्छिक होता है बेटा, मतलब इस तरह की जो साझेदारी वाली संगठन होती है, जिसमें हम कहते हैं असीमित दायित्व वाली जो साझेदारी संगठन होती है, उसका पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन करवाना भी ऐच्छिक होता है, मतलब करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, तो फर्म का अस्तित्व साझेदारों की मृत्यु पर या पागलपन पर या अवकाश ग्रहण करने पर प्रभावित होगा। मतलब अगर फर्म में कोई साझेदार की डेथ हो जाए, या वो पागल हो जाए, या वो छोड़कर चला जाए, वो रिटायर हो जाए, तो साझेदारी जो है उस पर असर पड़ेगा, वो प्रभावित होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे दूसरे जो साझेदार होते हैं, सीमित साझेदारी। बेटा ये भी दायित्व के आधार पर है। सीमित साझेदारी, इसमें क्या होता है? इसमें कम से कम एक साझेदार जो है उसका दायित्व क्या होना चाहिए? असीमित होना चाहिए। सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व क्या होना चाहिए? असीमित होना चाहिए, तथा शेष साझेदारों का सीमित हो सकता है। ठीक है, मान लो 5 साझेदार हैं बेटा, मान लो ये 5 साझेदार हैं किसी फर्म के। ठीक है, ये 5 साझेदार हैं एक फर्म के, जिसमें से ये जो साझेदार है उसका जो दायित्व होगा बेटा, उसका जो दायित्व है वो क्या है? असीमित है, असीमित है। और बाकी सबका क्या है? बाकी सबका सीमित है। सीमित दायित्व है इन सभी का। ठीक है, तो इस तरह की साझेदारी को क्या बोलेंगे? इस तरह की साझेदारी को बोला जाता है सीमित साझेदारी। इस तरह की पार्टनरशिप को कहा जाता है सीमित साझेदारी, जिसमें कम से कम एक पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है, और बाकी जितने भी अदर पार्टनर्स हो सकते हैं उनका दायित्व सीमित हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम सीमित का मतलब क्या हुआ? सीमित का मतलब बेटा, अगर कुछ पैसा इन्होंने लगाया है, कुछ पूंजी लगाई है, और मान लो पूंजी लगाई है इन्होंने मान लो 1 लाख रुपया लगाया है। ठीक है, 1 लाख का इन्होंने अंश खरीदा है, जिसमें से 90,000 ये दे चुके हैं, 90,000 का पेमेंट कर चुके हैं, और केवल 10,000 रुपया अभी इनको देना बनता है। अभी 10,000 रुपया इन्होंने नहीं दिया है, तो ये कितना पे करेंगे? सिर्फ 10,000 रुपया पे करेंगे फर्म को। इसी तरह अगर मान लो कि कुछ इनका बकाया है, कुछ इनका बकाया है, कुछ इनका बकाया है, तो सिर्फ अपनी बकाए रकम, बकाया पूंजी को केवल ये भुगतान करेंगे। ये याद रखना। बाकी कंपनी को या फर्म को कोई कर्ज हो रहा है, फर्म का कोई ऋण है, बाहरी ऋण है, उसको पे करने की लायबिलिटी इन लोगों की नहीं होगी, जो कि सीमित साझेदार होंगे। वो फर्म की लायबिलिटी को पे नहीं करेंगे, बल्कि कौन करेगा? ये करेगा। ये वाला जो साझेदार है जिसकी असीमित दायित्व है, वो फर्म के कर्जदारों के प्रति लायबल होगा, अपनी निजी संपत्ति को बेच करके भी फर्म के दायित्वों को पूरा करेगा। ठीक है, चलो, तो ये बेटा बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है और शेष साझेदारों का सीमित होता है। ऐसी साझेदारी, सीमित दायित्व वाली साझेदारियों की मृत्यु, पागलपन अथवा दिवालिया, मान लो इनकी डेथ हो गई, तो क्या साझेदारी खत्म हो जाएगी? या ये पागल हो गए, क्या साझेदारी खत्म हो जाएगी? पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी? या ये छोड़ के भाग गए?
तो क्या साझेदारी खत्म हो जाएगी? आंसर आएगा नहीं, साझेदारी चलती रहेगी, पार्टनरशिप रन करता रहेगा। सिर्फ इसकी डेथ से या इसकी मृत्यु से या इसके पागल होने से फर्म को प्रभाव पड़ेगा, जो कि असीमित दायित्व वाला पार्टनर है। बाकी सबके आने जाने का फर्म को कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाकी सब ज्यादा भार नहीं उठाने वाले हैं। भार कौन उठाएगा? बेचारा ये करवाना को अनिवार्य होता है। सीमित साझेदारी अगर आपकी है बेटा, जिसमें कई साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, ऐसी साझेदारी को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य होता है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। ठीक है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि साझेदारी संलेख क्या होता है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट होता है, लिखित अनुबंध होता है, लिखित समझौता होता है बिटवीन द पार्टनर्स, साझेदारों के मध्य, साझेदारों के बीच में, जिसमें कि मेंशन होता है, लिखा रहता है कि लाभ हानि अनुपात क्या होगा। अगर फर्म को लाभ होगा तो कितने लाभ का कितना भाग साझेदारों में बांटा जाएगा। अगर एक साझेदार फर्म में से कुछ निकालता है तो उस पर क्या ब्याज देना पड़ेगा। फर्म में दायित्व जो है वो कितना कितना साझेदारों का होगा। फर्म में की टोटल पूंजी कितनी होगी। रिटायर होने का क्या प्रोसीजर है। किसी फर्म में नए पार्टनर का आगमन कैसे किया जाएगा। तो बेटा ये सब कुछ क्या होता है, साझेदारी में अगर लिखे तौर पर समझौते को यदि लिख दिया जाता है तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख। साझेदारी उन लोगों का ऐच्छिक संगठन है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं और साझेदारी बनाने के लिए सभी शर्तें एवं साझेदारों से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में स्पष्ट समझौता बहुत जरूरी होता है, ताकि बाद में साझेदारों में किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो। यह समझौता क्या हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। लेकिन अगर ये संलेख बन गया, ये डीड बन गया, तो लिखित समझौते का होना बहुत जरूरी आवश्यक नहीं है, लेकिन अच्छा यही रहता है कि समझौता क्या हो, लिखित ही हो, क्योंकि ये निर्धारित शर्तों का प्रमाण होता है और लिखित समझौता जो साझेदारी को शासित करने के लिए शर्तों व परिस्थितियों का उल्लेख करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं बेटा। यानी लिखित समझौता को साझेदारी संलेख कहा जाता है और मौखिक समझौता को हम लोग बस ओरल एग्रीमेंट ही बोलेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं बेटा। साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है, तो फर्म का नाम हो गया, व्यवसाय कौन सा है और किस स्थान पर स्थापित किया गया है, व्यवसाय कितने सालों तक चलने के लिए बनाया गया है, अगर कोई स्पेसिफिक साझेदारी है तो। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें और क्या चीजें मेंशन होती हैं। प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश यानी लगाया गया पूंजी, लाभ हानि का बंटवारे का अनुपात, साझेदारों के कर्तव्य और दायित्व, साझेदारों को यदि कोई सैलरी दी जा रही है या कोई ड्राइंग वो कर रहे हैं वो लिखा रहता है, साझेदारों का प्रवेश कैसे होगा, कब वो अवकाश ले सकते हैं, मतलब रिटायरमेंट उनका क्या होगा, कैसे किया जाएगा, और सभी संबंधित शर्तें इसमें मेंशन होती हैं। पूंजी कितना है और पूंजी पर क्या ब्याज देना पड़ेगा, ड्राइंग पर क्या ब्याज देना पड़ेगा, फर्म के समापन की क्या प्रक्रिया होगी, यदि फर्म को बंद करना पड़ा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, ये भी इसमें लिखना पड़ता है। खातों को तैयार करना और उसका अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग करवाना, जांच करवाना, उसका प्रोसेस लिखा रहता है। और कोई विवाद अगर हो गया तो विवाद के समाधान की पद्धति या मेथड क्या होगा वो इसमें मेंशन होता है। क्वेश्चन आता है कि मैम जब आपने बताया था कि साझेदारी पार्टनरशिप जो अग्रीमेंट होता है
उसका ओरल भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं। और जब रिटन करते हैं तो उसको संलेख बोलते हैं, डीड बोलते हैं। तो रिटन क्यों करें, इसके क्या फायदे होते हैं? तो बेटा अगर आप रिटन में समझौता करोगे तो अगर आपका कोई पार्टनर है और कोई फ्रॉड करता है बिजनेस के साथ, तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि हमारा पार्टनर फ्रॉड करके भागा है और आप उसको कोर्ट में खींच सकते हो, मतलब उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हो, केस कर सकते हो, थर्ड पार्टी के साथ केस कर सकते हो, या थर्ड पार्टी जो आपको पैसा लग दे रही है या सप्लाई कर रही है रॉ मटेरियल, वो फर्म पर केस कर सकती है अगर फर्म रजिस्टर्ड है और फर्म का एक पार्टनरशिप डीड तैयार किया गया है। तो डीड तैयार करना बहुत जरूरी होता है, लिखित होना चाहिए अग्रीमेंट। इसके बहुत लाभ होते हैं, खासतौर पे जब आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो या आपको कोर्ट में जाना पड़े, तो आपका जो रजिस्टर्ड फर्म है, रिटन डीड है, वो बहुत लाभकारी होती है। ठीक है। विवाद का मतलब बेटा डिस्प्यूट्स, कृतिका डिस्प्यूट्स, विवाद का मतलब लड़ाई झगड़े, कुछ प्रॉब्लम हो गई है थर्ड पार्टी के साथ आप होता है, तो इस शक्ति हम समझा हुआ साजिश नाम हो जाए के समापन ठेकेदार का दायित्व होता है सामान्य साझेदारी में। चलो थोड़ा और आसान कर दिया मैंने। अगर सामान्य साझेदारी है तो हर एक साझेदार का दायित्व क्या होगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सीमित, अंशतः सीमित, असीमित, या इनमें से कोई नहीं। लिखा हुआ था यस। देखो सामान्य साझेदारी हो, और मैंने बताया था कि सामान्य साझेदारी में जब आप विशेषता पढ़ रहे थे, बच्चा जब विशेषता पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था असीमित दायित्व, यानी जितने भी साझेदार होते हैं, अगर सामान्य साझेदारी है, नॉर्मल साझेदारी है, तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उनका जो दायित्व होगा वो क्या होगा? असीमित होगा। सी होगा इसका राइट आंसर, 52%। अब रिवीजन फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, सोच के बताना वरना चलो करो आंसर। साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है ऐच्छिक, अनिवार्य, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एक साझेदारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? दोनों कैसे हो जाएगा? ऐच्छिक भी हो जाएगा, अनिवार्य भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। सिर्फ इस चीज को विशेषता से जोड़ो बेटा, फीचर्स से जोड़ो, साझेदारी के प्रकार से मत जोड़ो। अभी साझेदारी के प्रकार से मत जोड़ो। अभी सिर्फ ये देखो कि अगर एक सामान्य साझेदारी है तो सामान्य साझेदारी के केस में ऐच्छिक होता है, आप साझेदारी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होता है। अनिवार्य कब होता है? जब साझेदारी सीमित होती है। जब साझेदारी सीमित होती है तो दोनों आंसर नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग उस पे जाएंगे यदि सामान्य साझेदारी है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं मेंशन है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में, प्रश्न में ये नहीं लिखा हुआ है कि सीमित साझेदारी है या सामान्य साझेदारी है, तो आप मान के चलिए कि सामान्य साझेदारी की बात हो रही है, साधारण साझेदारी की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है ऐच्छिक, करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। अनिवार्य तो तब होता है जब सीमित साझेदारी होती है, हर प्रकार की साझेदारी के लिए अनिवार्य नहीं होता है। तो दोनों तो नहीं होगा। क्यों गए हैं सी? प्रधान एवं अभिकर्ता। अब तुम लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि हम शुद्ध हिंदी आ गया। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट, अभिकर्ता का मतलब एजेंट, प्रधान का मतलब प्रिंसिपल। ठीक है। प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है, किस में होता है बेटा? मतलब हर एक बंदा, हर एक सदस्य प्रधान भी है,
मतलब ओनर भी है, मालिक भी है अपने व्यवसाय का और एजेंट भी है अपने व्यवसाय का। अब बताओ ये किस प्रकार में पाया जाता है, बताओ जल्दी से। लेक्चर पढ़ा रही हूँ आगे का, लेकिन हम लोगों को ध्यान में, बिल्कुल साझेदारी संगठन में भाई हर एक सदस्य क्या है, एजेंट भी है और हर एक सदस्य क्या है, ओनर भी है, मालिक भी है अपने। हाँ है, होती है, कितनी होती है अधिकतम, आने वाले लेक्चर से है, देखो तुम्हें याद है कि तुम भूल गए हो। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है अधिकतम संख्या, 100, 50, 200 या 20? अधिकतम संख्या में, वेरी गुड, 50 होती है बेटा। आपको यहाँ पर सीधे जाना है, 50 होती है। ये पुराना वाला था, ये पुराना वाला था जो अब नहीं है। अब मैक्सिमम लिमिट बता दी गई कि 50 तक रख सकते हैं। तो हम इसके राइट आंसर में बी पे जाएंगे। और यहाँ देख लो, यहाँ बच्चे, ठीक है, ये तो अब कल की क्लास में लेकर के आएंगे। कल की क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रकार होता है उसको विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले